हेलो एवरीवन। तो एक दफा बचपन में जब चैंजी छोटी सी थी तो एक रिपोर्टर ने उससे क्वेश्चन किया था कि तुम्हारा क्या ड्रीम है। तो उसने बोला था कि मैं ताइक्वांडो में अपना नाम अपनी पहचान लाना चाहती हूँ। और आज प्रेजेंट में एक मीडिया रिपोर्टर उसके पास आता है ऐसा ही एक क्वेश्चन लेता हुआ एक सर्वे में, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसे लगता था कि वो अपना सपना पूरा करने में खुद को भी और दूसरों को भी निराश कर बैठी है। उधर हमें लिन को दिखाते हैं, वो बार बार अपनी सेविंग्स चेक कर रहा था। एक्चुअली उसके पास अब ज्यादा पैसा बचा नहीं था। जब उसकी वाइफ से डिवोर्स हुई थी तो एलिमनी में वो बहुत सारा पैसा उसे ले गई थी। डैड उसे नोटिस करते हैं। जब उससे पूछते हैं तो लिन उनको सच सच बता देता है कि एक्चुअली चैंजी सर्जरी कराना चाहती है, ताइक्वांडो दोबारा खेलना चाहती है, उसकी एक होप है, इसीलिए उसने मुझसे पैसे मांगे हैं। आप लोगों को बॉदर नहीं किया क्योंकि पता था कि आप लोगों के पास पहले इतने रिसोर्सेज नहीं, और जो भी है वो मम्मी हमेशा अपने क्लब पर लगा देती हैं। और उसी टाइम पर हमें कोच को दिखाते हैं। कोच चियानी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। आज फिर वो एक एडवर्टीजमेंट के चक्कर में अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत लेट आती है। आज तो वो उसे बाहर भी निकल जाने को कह देती है कि क्लब छोड़कर चली जाओ। और यहीं पर ही चियानी को एक बात याद आती है जो कि कल फैंग ने उसे बोली थी। उसे कहा था कि तुम्हें वो सारा कुछ लौटाना पड़ेगा जो जो कुछ भी तुमने चैंजी से छीना है। और ये ख्याल आते ही वो डर जाती है और उसी समय वो अपनी कोच के सामने बो करके उनसे सॉरी करती है और उसे वापस ट्रेनिंग पर लेने की रिक्वेस्ट करने लगती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सारे कोलीग्स एक बात नोटिस कर रहे थे और वो ये थी कि उनके बॉस की विंडो में से अक्सर एक टेलीस्कोप दिखाई देती थी। और वो इतने पॉजिटिव थे अपने बॉस के बारे में, ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक परवर्ट है। हाँ, ये सोच के डर जरूर जाते हैं कि कहीं वो हमारे काम पर नजर रख के हम में से किसी को फायर तो नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअली ये सब उनकी इमेजिनेशंस थी। फैंग किसी पर नजर रखे हुए था तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी चैंजी थी। जब से उसे लगने लगा था कि लिन चैंजी का बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुका था। लेकिन जब यही बात मैनेजर उसे बोलता है तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं अभी भी गेम में हूँ। जिस समय तक चैंजी की कहीं शादी नहीं हो जाती तब तक मैं हार्ट ब्रोकन नहीं होने वाला, ना ही मैं गेम से बाहर निकलूंगा। और फिर उसके बाद रूफ टॉप पर जब वो चैंजी का वो मैसेज पढ़ता जो लिन ने उसे सेंड किया था तो चैंजी आगे से उसे कहने लगती है क्या ना मेरा फोन ना देखना और इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब चैंजी की ये बात सुनने के बाद वो काफी निराश हो गया था कि उसे मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे, वो क्यों उस लिन के पास गई है। और अब तो वाकई फेस से बेचारा हार्ट ब्रोकन लग रहा था। वो हर हाल में चैंजी की हेल्प करना चाहता था। वो चाहता था कि उसे रिंग में दोबारा से देखे। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं उसे कैसे पैसे दूं। तो मैनेजर उससे कहता है कि लगता है आजकल तुम्हारी आईक्यू ठीक से काम नहीं कर रही। तुम बॉस हो, कंपनी बहुत से बहाने तलाश करके अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे सकती है। और बस यही सुनते ही हमारे फैंग को भी एक जबरदस्त सा आइडिया आ जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में यही अनाउंसमेंट चल रही थी कि उन लोगों का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कंपटीशन होने वाला है। अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के वो लोग आइडियाज लेकर आएंगे और जिसका आइडिया सबसे बेस्ट होगा उसे इनाम मिलेगा 5 लाख का। और इसके लिए सबकी टीम्स बन रही थी। चैंजी की भी 2 लोगों के साथ मिलकर एक टीम बन जाती है। अब फैंग यही सोच रहा था कि चैंजी उसके पास आएगी, उससे अपनी हेल्प करने को कहेगी, कुछ आइडियाज मांगेगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती। और तो और फैंग उस टाइम पर इतना निराश हो जाता है जब वो देखता है कि जब भी फ्री टाइम मिलता था चैंजी जाती थी और अपने टीममेट्स के साथ ग्रुप में बैठकर काम करने लगती थी। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था जो कि वो फैंग के लिए निकाल सके। फैंग सोचने लगता है कि ये सब करके तो मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वो तो बेचारा चैंजी को देखने को भी अब तरसता था। और एक दिन चैंजी बेचारी ओवरवर्क की वजह से अपने ऑफिस में ही सो जाती है और वो बहुत प्यार से उसे कवर करता है। अब घर पर उसका उदास सा चेहरा देखकर मैनेजर यू और उसके साथ साथ आंटी चिंग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया ये सब तुम्हारा आइडिया था। अब इसी वजह से चैंजी तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही और तुमने रोने वाली शक्ल बनाई हुई है। उधर डैड एक दफा मम्मी के क्लब में गए हुए थे। वहां पर वो यही बातें करने लगते हैं कि चैंजी को पैसों की जरूरत है, वो सर्जरी करा रही है। और यही बात बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं जब मम्मी डैडी आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और वो जूनियर्स ये बात जाकर सीधा बता देते हैं चियानी को। चियानी ये सुनते ही परेशान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि चैंजी कहीं रिंग में वापस आ गई तो उसकी सारी शान उससे छिन जाएगी। वो अपना सबसे बड़ा राइवल और कॉम्पिटिटर चैंजी को ही मानती थी और अभी तक उससे डरती थी। उधर फैंग आज आंटी चिंग वाले स्कूल में गया हुआ था क्योंकि वहां पर एक इवेंट था और उसी इवेंट में शिनयान ने भी भाग लिया हुआ था। अपनी आंटी को भी आज वो साथ लेकर आती है। यहाँ पर जब उन दोनों का आमना सामना होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर शिनयान बोल उठती है कि ये तो मेरी टीचर का बॉयफ्रेंड है,
लेकिन वो फौरन से कह देता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरी आंटी है, और वो भी रियल वाली आंटी। और यहाँ पर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। इतने में एक और सरप्राइज भी मिला था फैंग को, जब उसे पता चलता है कि लिन कोई और नहीं बल्कि चैंजी का रियल ब्रदर है। तो अब वो लिन से बहुत अच्छे से मिलता है, हैंडशेक करता है और उसके सामने अपने नंबर बनाने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने उससे काफी रूडली बात की थी। अब वो अपना इंप्रेशन ठीक करना चाहता था। अब आज यहाँ पर पोती की परफॉर्मेंस देखने के लिए चैंजी की मम्मी भी आई हुई थी। चैंजी का मम्मी से आमना सामना होता है। मम्मी साइड पर ले जाकर उससे डांटती है और कहती है कि सर्जरी का आइडिया छोड़ दो, तुम इस रिंग में दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। क्या करोगी, कैसे गिव अप करोगी खुद को एम्बैरेस करके? तुम कभी भी उस पीक में नहीं पहुंच सकती। अभी तुम रिंग से बाहर हो तो बाहर ही रहो। अगर दोबारा आई तो इतना बुरा परफॉर्म करोगी कि मेरे लिए शर्मिंदगी बनोगी। ये सारा कुछ सुनने के बाद चैंजी रोने लगती है और अपनी मम्मी से कहती है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, ये सारे पैसे मैंने इतने सालों से कितनी मेहनत करके इकट्ठे किए हैं। ताइक्वांडो उसका सपना था और वो ऐसे गिव अप करने वाली नहीं थी। उसकी मम्मी उसे बहुत सारे हार्श वर्ड्स बोलती हैं उसका हार्ट ब्रेक करने के लिए। इतने में ऊपर से फैंग आ जाता है और आंटी को रोकता है, कहता है कि आप इसकी मम्मी हैं, अगर इसे सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट इसे हर्ट तो ना करें। जो इसका मन कहता है इसे वो करने दे, नहीं तो ये सारी जिंदगी पछताती रहेगी। वो उनसे कहता है कि ये सर्जरी भी करेगी, ये दोबारा खेलेगी भी, लेकिन अगर इसने अच्छा परफॉर्म ना किया तो ये इसकी लाइफ है, ये गिव अप ऐसे नहीं करने वाली। मम्मी भी उससे गुस्से से पूछती है कि तुम होते कौन हो? तो वो आगे से तुरंत ही जज्बाती होकर कह देता है कि मैं इसका करंट बॉस और फ्यूचर स्पॉन्सर हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपने तो इसे नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा है कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपनी सर्जरी के लिए पैसे जोड़ती थी। इसको प्लीज इस तरह से निराश ना करें। और फिर चैंजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। लिन ने भी ये सारा कुछ देखा था। वो आकर मम्मी को कहता है कि अगर आपको अपना क्लब और अपनी रेपुटेशन इतनी प्यारी है तो आपको हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। अब बाहर पहुंचते ही जैसे ही चैंजी संभलती है वो कह देती है फैंग को कि मुझे तुम्हारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। यहाँ पर फैंग उसे समझाता है और कहता है कि पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी। बहुत से बैंक्स के, बहुत से इन्वेस्टर्स के चक्कर लगाए, कई जगहों पर सर भी झुकाया, लेकिन पता है क्या, एंड पर मुझे सक्सेस मिली है। वो उसे यही सिखाता है कि गिव अप करने से बेहतर है कि आपके पास जो ये सर है वो किसी के सामने हेल्प के लिए झुका दो और कल को दिखाओ दुनिया को कि तुम कितनी कैपेबल हो। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं वाकई अपनी कंपनी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर तलाश कर रहा था। अब घर आकर चैंजी इन्हीं बातों पर गौर करने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि फैंग उसकी कितनी केयर करता है। हर मुसीबत में, हर मुश्किल में वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचा होता है और उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उसने जितना उसका साथ दिया था। अब नेक्स्ट डे छुट्टी के टाइम तक उसने फैसला कर लिया था। वो फैंग के रूम में जाकर उससे कहती है कि मैंने आपकी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट कर ली है। ये सुनते ही फैंग बहुत खुश हो गया था। उसी टाइम पर हमें लिन को दिखाते हैं। वो एक केस पर काम कर रहा था और उसी के ही क्लूज तलाश करते करते वो एक पुरानी खबर भी देखता है जो कि उसी से लिंक्ड थी। और ये खबर जिस रिपोर्टर ने दी थी वो रिपोर्टर शियांग था। शियांग एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि फैंग का डैड था। रिपोर्टर शियांग की जिस तरह की मिस्टीरियस डेथ थी ये देखकर लिन को शक होने लगता है और वो सोचता है कि मुझे इसके बेटे से मिलना चाहिए जो कि मरते समय तक इसके साथ रहा था। शायद उसके बेटे के थ्रू मुझे कुछ क्लूज मिल सके। और अब वो उसी के ही बेटे की तलाश में लग जाता है। उधर चैंजी फिर पटड़ी से उतर गई थी। उसने साथ में ये भी बोला था कि मेरी स्पॉन्सरशिप पर जितना पैसा लगेगा वो मैं वापस भी करूंगी, लेकिन आगे से फैंग कहता है कि प्लीज इस तरह की बातें ना करो। और फिर उसे तसल्ली देने के लिए बिजनेस की टर्म्स में उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि कुछ लोग जीते हुए घोड़ों पर पैसा लगाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे एथलीट को लेकर आऊं जो कि खुद अपना नाम पैदा करे। इस तरह से पता है क्या होगा, मेरी कंपनी की पब्लिसिटी और इमेज और भी ज्यादा बेटर होगा। चैंजी हैरान हो गई थी। उसे समझ आ गई थी कि हर हाल में इसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो इतना भी जान गई थी कि इसे बिजनेस भी बहुत अच्छे से करना आता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में एक दफा फैंग की आंख लग गई थी। उसे सपना आया था कि जैसे उसने अपने डैड की शराब की बोतल उठाई हुई है। और फिर जैसे ही वो उस सपने से उठता है तो वो बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था। अपनी मीटिंग से फारिग होते ही वो अपने साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने लगता है। जबकि उधर आंटी चिंग को आज उनका एक कोलीग प्रपोज करता है कि क्या हम एक हो सकते हैं। और यही सारा कुछ आज लिन ने भी सुन लिया था। लिन अपनी बेटी के बहाने से चिंग को बाहर कहीं लेकर जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें आज किसी ने प्रपोज किया था, तुमने क्या सोचा है इस बारे में। लेकिन चिंग ये सुनकर एम्बैरस हो जाती है और कहती है कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। लिन उससे कहने लगता है कि मुझे अच्छे से याद है, तुम एक दफा फोन पर बात कर रही थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने
तुम्हें डंप कर दिया था इस वजह से क्योंकि तुम अपने नेफ्यू को बहुत ज्यादा टाइम देती थी और तुम्हारी जिंदगी उसी के गिर्द रिवॉल्व करती थी। एक्चुअली शायद आंटी आज तक सिंगल भी इसीलिए रही हैं क्योंकि उनकी जवानी इसी तरह से गुजर गई थी कि वो फैंग की केयर करती रही थी उसे बड़ा करने के लिए। उधर फैंग आज अपने साइकेट्रिस्ट से मिलता है, उससे बहुत सारी डिस्कशन भी करता है। वो उसे अपनी लव लाइफ के बारे में भी बताता था कि वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये साइकेट्रिस्ट को पॉजिटिव सिग्नल लग रहा था। यहाँ पर चाय पीते पीते फैंग का कोट भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। वो जैसे ही ऑफिस आता है तो चैंजी को अपना कोट दे देता है ड्राई क्लीन कराने के लिए। चैंजी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि वो आज के दिन काफी अपसेट दिखाई दे रहा था। वो पूछने की भी कोशिश करती है लेकिन फैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि छेड़ने लगता है कि आज पहले दिन तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो। लेकिन यहाँ पर ड्राई क्लीन पर भेजने से पहले उसे फैंग के कोट से उसी साइकेट्रिस्ट की चिट दिखाई देती है। वो हैरान हो जाती है कि ये क्यों साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ले रहा है और इसी बारे में वो मैनेजर से भी जाकर पूछती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब नेक्स्ट डे बॉस ने ऑफिस में सब कोलीग्स के लिए खाना मंगवाया हुआ था लेकिन खुद तो फैंग वहां से उठकर जाने लगता है। चैंजी उसको खाना देना चाहती थी, वो पता नहीं क्यों उसकी केयर कुछ ज्यादा ही कर रही थी जब से उसे पता चला था कि इसे कोई साइकोलॉजिकल इशू है। वो बोलता है कि मैं एक शर्त पर खाऊंगा कि तुम भी मेरे साथ ही आज लंच करोगी। वो तुरंत ही मान जाती है जिस पर फैंग काफी हैरान होता है और आज लंच करते हुए वो उसकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत सारी बातें करती है। कहती है कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो इंसान पार नहीं कर सकता। ये सब सुनकर फैंग हैरान भी हुआ था और खुश भी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों बोल रही है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।